अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 टीवी वाशिंगटन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पाकिस्तान अगेन एट ए क्रॉस रोड, जो आलमी मंजरनामे पे पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, जो उभरते हुए सिनेरियोज हैं, घंटा पे घंटा नई खबरें मिलती हैं। बड़े रेलेवेंट मेरे साथ हैं। आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं कय्यूम खान कुंडी साहब। और कुंडी साहब का तारुफ ये है कि तकरीबन मैं 11 साल हो गए ऑलमोस्ट उनको वॉच कर रहा हूँ, उनकी रीडिंग्स को, उनके एनालिसिस को। और मैं अब्दुल कय्यूम खान कुंडी से उनका तारुफ खुद कराऊंगा, लेकिन एक टर्म यूज करता हूँ उनके लिए कि ये एक सोशल साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के हवाले से। वेलकम कुंडी साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया शाहब साहब, आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया मुझे। मैं आपको और आपके नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। कुंडी साहब, पहले तो अपना तारुफ भी कराइए और सोशल साइंटिस्ट क्या होता है ये नाजरीन को बताइए, फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा सवाल किया आपने। मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से, और वहाँ से इंजीनियरिंग के बाद मैंने आईबीएस से एमबीए कोर्सेज किए, कंप्लीट किया एमबीए। उसके बाद मैं मुख्तलिफ कंपनीज में रहा पाकिस्तान में। फिर अमेरिका आया तो यहाँ मैंने अपनी छोटा सा कारोबार शुरू किया। और मैं कहता हूँ पहला ट्रैवल सर्विसेज कॉल सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया था कराची में। और उस वक्त हालात ऐसे थे कि कॉलें भी ठीक नहीं होती थी, आवाज़ टूट जाती थी, कभी कुछ कभी कुछ। अब तो पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी तरक्की कर गया, हालांकि और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन पहले से हालात बेहतर है। तो जो सोशल साइंटिस्ट है, उसकी बेसिक बेसिक जिम्मेदारी या काम उसका ये है कि जो मुरवजा निज़ाम बना हो, जो करंट सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्ट्रक्चर हो, उसको रिफॉर्म करे और उसको चेंज करे और उसमें बेहतरी पैदा करे। जो जितने प्रॉफिट्स भी आए, इंक्लूडिंग अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने, वो भी सोशल साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने सोसाइटी को चेंज किया। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं दी हमें, उन्होंने हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फॉरेन रिलेशंस तीनों की गाइडेंस हमें प्रोवाइड की है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी सुन्नत से सीख के सियासी फैसले करूँ। तो कुंडी साहब, ताजा तरीन तो मैं क्या कहूंगा, तकरीबन 10 साल पहले आपने मौजूदा हुक्मरान जमात ज्वाइन की। तकरीबन 8 महीने के बाद हमने भी वो जमात ज्वाइन की थी। वॉशिंगटन में उनका चैप्टर बनाया, सब हुआ। तो तकरीबन 10-11 साल हमने मिलजुल के बहुत क्लोजली देखा उन एक्टर्स को जो उस वक्त उस पार्टी में एक्टिव थे। और फिर ये पावर में 18 में आए। तो क्या, ये जरा सा बताइए कि 10 साल में हुआ क्या? देखिए, एक तो ये है ना कि पॉलिटिक्स के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो पॉलिटिक्स फॉर पावर है, जिसमें आपकी नज़र इस पे होती है कि आपने पावर हासिल करनी है और यही आपका सक्सेस बेंचमार्क होता है। और एक होती है पॉलिटिक्स फॉर फॉर चेंज, मुल्क को एक नई सिमत में ले जाना है, सोसाइटी को एक नई सिमत में ले जाना है। उसमें फिर ज़रूरी नहीं होता कि आप पावर पे नज़र रखें, उसमें ज़रूरी ये होता है कि आप इस पे नज़र रखें कि चेंज की तरफ स्टेप बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। उसमें मौजूदा जो मिसाल है हमारे सामने, वो तो नेल्सन मंडेला की है ना। वो 27 साल जेल में क्यों रहे, इस पे आप गौर करें ना। जब वो जेल में रहे तो कई दफा हुकूमत ने उन्हें अप्रोच किया डील के लिए कि आपको पावर शेयरिंग कर लेते हैं, आपको हुकूमत में शामिल कर लेते हैं, आपके जो आपको पैसा दे देते हैं, आपको कोई ओहदा आपको चाहिए वो दे देते हैं। लेकिन नहीं माने वो। क्यों? कि वो पॉलिटिक्स फॉर पावर नहीं कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स फॉर चेंज कर रहे थे, सोशल डेवलपमेंट कर रहे थे। ठीक है। तो जब आप पॉलिटिक्स फॉर सोशल डेवलपमेंट करते हैं, अच्छा, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप पावर नहीं लेते, इसलिए कि देखिए नेल्सन मंडेला बिलाखिर सदर तो बने ना साउथ अफ्रीका के। लेकिन उनकी नज़र में वो ओहदा नहीं था। उनकी नज़र में ये था कि मैं सोशल चेंज चाहता हूँ मुल्क में, उसमें अगर मुझे ओहदा लेके उसको अप्लाई करना पड़े तो मैं लूंगा। खान साहब ने कौम को आसरा ये दिया कि वो पॉलिटिक्स को चेंज कर रहे हैं, लेकिन खान साहब की जो नेचर, तबीयत है, वो हमेशा से पॉलिटिक्स ऑफ पावर वाली रही। देखे ना, उन्होंने मुशर्रफ से डील करने की कोशिश की, उन्होंने हर हर दौर में डीलें करने की कोशिश की, और बिलाकर वो आखिरी डील से हुकूमत में आ गए। लेकिन बाकी चीज़ों पर तवज्जो नहीं रही उनकी। ना उन्होंने अपनी टीम डेवलप की, ना कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप किया, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन प्लान डेवलप किया। और उसका नतीजा आज ये है कि ताकत तो उन्हें मिल गई, लेकिन वो अब डिलीवर नहीं कर पा रहे जो उन्होंने वादे किए थे। तो मेरा डिसएग्रीमेंट यही था खान साहब से पहले दिन से, जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की।
और मैंने हमेशा ये कहा कि मैंने इमरान खान की वजह से पार्टी ज्वाइन नहीं की थी पीटीआई, मैंने मुतवसत तबके की वजह से ज्वाइन की थी, क्योंकि जो तारीख है वो ये बताती है कि मिडिल क्लास लीड करती है चेंज को। जिन कंट्रीज में हमने चेंज देखी है वहाँ मिडिल क्लास ने लीड किया है। तो चूंकि मैं खुद भी मिडिल क्लास का हूँ तो मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया। लेकिन मिडिल क्लास से मुझे शिकवा ये है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है ना वो भी पावर हंग्री है। वो कभी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को सपोर्ट करती है, कभी किसी सेवियर को सपोर्ट करती है। उसे अपने ऊपर एतमाद नहीं है कि वो एक इंस्टीट्यूशनल और कलेक्टिव चेंज ला सकती है। मैं समझता हूँ अब इमरान खान की नाकामी के बाद उसका माहौल बन रहा है कि मिडिल क्लास एक कलेक्टिव चेंज की तरफ ले जाए इस मुल्क को। आपने बात की, देखिए कुंडी साहब, मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ आता हूँ क्योंकि आपकी बड़ी रिसर्च है, बड़े हमने आपके पेपर्स पढ़े हुए हैं, और ऑफ कोर्स बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इज नीडेड इन पाकिस्तान, नो डाउट अबाउट इट, ठीक जो है। 74 साल में डीरेल हो गया। मेरा सवाल, क्योंकि आपकी नजर है तारीख के ऊपर, तो तारीखी तनाजुर में अगर हम देखें तो हमारे एक फाउंडर होता था जिसको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो एक कानूनदान भी थे, स्टेट्समैन भी थे। तो ये हमारा मॉडल था जिनको हमने कहा फाउंडर ऑफ द नेशन, और कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे हमारे। तो एज कंपेयर टू स्टेट्समैन एंड अटर्नी, लॉ मेकर और कानून साज, क्या हमारा लीडरशिप में रोल मॉडल वो होना चाहिए अवाम उन्नास के लिए, या कोई फील्ड मार्शल या रिटायर्ड जर्नल या एक्टिव जर्नल, ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए कौम की नेशन बिल्डिंग के लिए? क्या कहेंगे? देखिए मैं हमेशा से मैंने ये बात कही है, और तारीख अगर आप पढ़ें, तारीख पर नजर डालें, तो वो भी बताती है कि जो फौजी जर्नल है ना उनमें हुकूमत करने की सलाहियत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उनकी सोच का महवर होती है बंदूक, और बंदूक से फैसले जो होते हैं ना वो उतने देरपा और हल 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 तलाश नहीं करते मसाइल का। तो मैंने हमेशा फौज के जो मेरे दोस्त हैं उनको भी मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि फौजी जनरलों को ये बात समझनी चाहिए कि उनमें हुकूमत करने की सलाहियत नहीं है। हुकूमत वही कर सकता है जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, जो अवाम से लेजिटिमेसी लेकर आए, जो अवाम से एक सपोर्ट लेकर आए, वही बेहतर हुकूमत कर सकता है। तो मैं इस पर कायल हूं कि पाकिस्तान के जो आज जो हमारी सूरत हाल है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम पे सिविल और फौजी दोनों आमरों ने हुकूमत की है। हमारे पास अवामी सियासतदान नहीं आए कभी भी, और अवामी सियासतदानों को हमने हमेशा गद्दार का लकब दिया, जो गलत रविश है, इसको हमें बदलना चाहिए। तो जब तक अवामी लीडर नहीं आएंगे, जब तक अवाम से लीडर नहीं निकलेंगे, जब तक हम एक मखसूस तबके को अपने ऊपर बिठाएंगे, जब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, मैंने देखे बिलावल और मरियम नवाज शरीफ की सियासत में हिस्से लेने से कभी उनको नहीं कहा कि उन्हें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मेरा शिकवा उनसे ये है कि जब उन्होंने सियासत शुरू की तो ऊपर से ही क्यों शुरू की। भाई बिलावल को और मरियम को ये चाहिए था ना कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनते, पहले डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ते, बल्दिया का इलेक्शन लड़ते, वहां से कुछ तरबियत हासिल करते, फिर वो सूबे में जाते, फिर मरकज में आते। ऐसा क्यों है कि चूंकि वो एक खास घर में पैदा हो गए तो उन्हें पार्टी का चेयरमैन बनना है या पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनना है। यही वजह है कि जो हम पे सिविल और फौजी आमिर जो हुक्मरान रहे हैं उन्हीं के पैदा करने ये मसाइल है। जब तक हम इससे जान नहीं छुड़ाएंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा कुंडी साहब, ये जो गद्दार की आपने बात करी, तो ये बताइए कि जब हम किसी एक व्यू, वेरी फ्यू जो पावर ग्रीडी, पावर हंग्री, और 5-7 ही हैं 74 साल की तारीख में, फील्ड मार्शल जो सो कॉल्ड, उन्होंने कोई जंग तो जीते नहीं थी, फील्ड मार्शल पता नहीं कैसे बने, आज भी हमें पता नहीं लग सका। अच्छा, तो वो फील्ड मार्शल के बाद तो वो 4 स्टार जनरल्स और ये सब आते रहे, 5-7 ही हैं पूरी 74 साल की हिस्ट्री में। जब हम उनकी एनालिसिस करते हैं, उनके मॉडल की, उनकी गवर्नेंस की, तो हम गद्दार कैसे हो गए? हम फौज के खिलाफ तो नहीं बात करते। देखिए बात यह है कि जब कोई, देखिए ना ये हमारे स्लोगन्स हैं, ये भी एक मसला है ना कि हम स्लोगन्स बड़े बनाते हैं, हमें एक दूसरे पे तोहमत लगाने का बड़ा शौक है। कभी हम कभी हम किसी को गद्दार कह देते हैं, कभी किसी को काफिर कह देते हैं, कभी किसी को करप्ट कह देते हैं। हम लकब देते हैं लोगों को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी फैक्ट्स के। ये रविश भी हमें बदलना होगी। और इसमें लीडरों का कसूर है कि लीडर जो है वो एक कौम को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो यंग लोग हैं वो इंस्पायर होते हैं अपने लीडर के बर्ताव से,
और जो लीडर जिस तरह का बर्ताव करेगा उसके फॉलोअर्स भी वही चीज एग्जिबिट करेंगे। तो ये लीडरों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और तहजीब के दायरे में रहें, किसी पे बोहतान और तोहमत ना लगाएं और कोशिश करें कि पॉलिसी पर फोकस हो। देखिए ना, अभी आज मैं देख रहा था कराची जलसे में, पहले तो ये था ना कि पार्टियों के नाम लोगों के नाम पे थे, जैसे मुस्लिम लीग नवाज है या भुट्टो की पार्टी है पीपल्स पार्टी, राइट। अब इन्होंने तराने भी अपने लीडरों के बना लिए, यानी कि वो शख्सियत ही सब कुछ है, वही शख्सियत नजरिया है, वही शख्सियत पार्टी के मालिक है, वही शख्सियत सारे फैसले करती है। अब आप ये देखें कि जो एक्सटेंशन का कानून आया, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून, उसमें आज मुस्लिम नूर के तमाम लीडर कह रहे हैं, तमाम, कि हमने गलत फैसला किया, हमें वोट नहीं डालना चाहिए था। तो भाई उनसे मैं पूछे ना कि आपको किसने कहा था कि आप इस पे वोट डालें, आपने क्यों मानी बात, और आपकी पार्टी में एक आदमी फैसला क्यों कर रहा है, एक आदमी को वीटो का इख्तियार क्यों है। तो यही मसला है। मसला ये है कि जो गैर जमहूरी पार्टियां हैं वो मुल्क में जमहूरियत कायम करना चाहती है, कैसे होगा भाई। पार्टियां जमहूरी होंगी तो मुल्क में जमहूरियत कायम होगी। पार्टियां गैर जमहूरी हैं और हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत कायम हो जाए। अब आप देखें कि ये गैर जमहूरी पार्टियां पिछले 18 साल से हुकूमत में, 2002 से लेकर 2020 तक कितने बल्दियात के इलेक्शन हुए, एक या दो। तो अगर ये जमहूरी पार्टियां हैं तो ये बल्दियात के इलेक्शन क्यों नहीं करवाती, इसलिए नहीं करवाती कि पार्टी मालकान को खतरा है कि उनकी चौधरा खत्म हो जाएगी। तो जहां ये सूरत हाल होगी वहां हमारे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। देखिए अब पिछले 18 साल से जैसी भी है, लेकिन सिविल हुकूमत है ना, तो इन सिविलियंस को अब ये सोचना चाहिए कि ये अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हैं किसी और को। तो अब हमें यकीनन फौज तो चाहती है एक ताकतवर इदारे के तौर पे कि उसका असर हो, लेकिन अब इल्जाम हमें फौज को नहीं देना चाहिए। अब हमें इन सिविलियन गैर जमहूरी लोगों को इल्जाम देना चाहिए जो अपने ऊपर मुसल्लत करवाते हैं दूसरों को और खड़े नहीं होते। देखिए ना, हमने एक्सटेंशन कानून के खिलाफ आवाज उठाई, हमने कहा इन पार्टियों से आप वोट ना देने, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने, यानी मैं पहला आदमी था जिसने तजवीज दी थी हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों को कि आप सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं और वहां से आपके लिए स्पेस बनेगी। इन्होंने खुद नाकाम किया उसको। तो जब इस तरह की सूरत हाल है, जब गैर जमहूरी पार्टियां हैं जो हर वक्त डील की तलाश में रहती हैं, तो जमहूरियत नहीं बढ़ सकती पाकिस्तान में। हमें जमहूरी पार्टियों की जरूरत है। इसीलिए मैं जी। समझता हूं कि अब एक नई अवामी तहरीक बननी चाहिए। अच्छा कुंडी साहब, मुझे याद है कि जब 10 साल पहले आपने पार्टी ज्वाइन करी थी पीटीआई की क़यादत में इमरान खान साहब के, तो आप बहुत पार्ट रहे हैं जो पब्लिक पॉलिसी इश्यूज को डिस्कस किया, पॉलिसी पेपर बनाए मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के लिए जो बड़े बेसिक स्ट्रक्चर थे। वो बताइए कि क्या एफर्ट थी और उसका नतीजा क्या हुआ और क्या क्या से क्या हो गया। जी। लेकिन ना खराबी तो वही नजर आना शुरू हो गई थी। और मैं आपको पता है 10 साल जब तक पार्टी में रहा, मैंने हमेशा ये कहा कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करें, पार्टी आइन को फॉलो करें, ताकि आपके अंदर एक रिवायत पैदा हो जमहूरियत की। मैंने पार्टी के इलेक्शन को सपोर्ट किया और कहा कि पार्टी में इलेक्शन करवाए। ठीक है, पहला इलेक्शन खराब हुआ, दूसरा थोड़ा बेहतर होगा, तीसरा उससे बेहतर होगा, लेकिन पार्टी में इलेक्शन करवाएं ताकि एक जमहूरी पार्टी बने। नहीं मानी बात, खान साहब वन मैन शो थे। तो पार्टी में एक पॉलिसी थिंक टैंक था, अगर आपको याद हो 2010-11 में फिरोज खान उसको लीड कर रहे थे एक जमाने में, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उसमें हमने ने कई पेपर बना के दिए, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में गए। अगर उन पेपर्स को देख लिया होता पीटीआई ने, तो आज शायद उनकी हुकूमत बेहतर होती। फिर मैं आपको बताऊं कि 2 या 3 साल पहले, इलेक्शन से साल 1.5 साल पहले, असद उमर को बनाया उन्होंने हेड। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत आदमी को हेड बनाया है, इसलिए कि उसको दिलचस्पी नहीं है पॉलिसी बनाने से। आप देख लेना, पॉलिसी बनाने से दिलचस्पी होती तो जब उसको कहा था कि भाई तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे तो कम से कम उसको रेवेन्यू पर, फिस्कल पॉलिसी पर, इकोनॉमिक पॉलिसी पर कुछ काम करना चाहिए था ना, नहीं किया। अच्छा पूरी कुंडी साहब, मैं सॉरी नॉट टू इंटरप्ट, लेकिन क्योंकि असद उमर की बात हो रही है, हाँ और असद उमर साहब अगर आपको याद हो वाशिंगटन आए हाँ कई बिल्कुल सालों पहले, और बिल्कुल पूरा वो दो दिन के लिए पूरे नॉर्थ अमेरिका से लोग आए कि 100 से बिल्कुल। ऊपर, और मैं भी था वहाँ, पॉलिसी, मौजूद जी था मैं। आप भी थे, पॉलिसी डिस्कशन। लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है हम्म, कि हम इतने मासूम 22 करोड़ लोग हैं कि जो शौकत अजीज को इकोनॉमिस्ट समझते हैं, जो हम्म, असद उमर को इकोनॉमिस्ट समझते हैं। अरे भाई,
डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हिंदुस्तान में जो इकोनॉमिक आज से 40 साल पहले रिफॉर्म्स लेके आया था, वो इकोनॉमिस्ट था। जी शौकत अजीज इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो रिटेल बैंकर था। बिल्कुल असद उमर खाद बेचते थे। बिल्कुल उनका इकोनॉमी से क्या ताल्लुक? बिल्कुल ये तो शऊर है इस कौम का, शुतुरमुर्गों बिल्कुल की मैं कौम कहता हूँ उसको। समझे ना? तो क्या कहेंगे आप? इनको जी हमने इकोनॉमिस्ट माना, खान साहब ने सर का ताज बनाया असद उमर को। मुझे तो रोना आता है उमरान खान की बलूगत के ऊपर और उनकी नॉलेज और उनकी आईक्यू के ऊपर, जो असद उमर को इकोनॉमिस्ट समझते रहे। क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि मैंने शुरू से ही जब ये हुकूमत बनी थी उस वक्त कहा था कि असद उमर की बेस्ट प्लेस जो है ना वो बीओआई का चेयरमैन है, क्योंकि उनको तजुर्बा है इन्वेस्टमेंट लाने का। एंग्रो के वो चेयरमैन रहे, बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करवाई अपनी कंपनी में, तो वही उनका एक्सपर्टीज है। असद उमर की प्लेस जो है ना वो बीओआई है का चेयरमैन है। उसके अलावा उससे ज़्यादा कि उनमें सलाहियत भी नहीं है ना उनमें उनको समझ है इससे ज़्यादा की। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में दूसरी देखिए अलमिया ये है कि हमें इकोनॉमिस्ट वो चाहिए जो वॉशिंगटन में हो या लंदन में हो, राइट? जो जबकि अंग्रेजी अच्छी बोलता हो, मुंह टेढ़ा करके। जबकि पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो हमने जो नई जमहूरिया की तहरीक शुरू की है, हमारे पास तकरीबन 6-7 पीएचडी इकोनॉमिस्ट हैं जिनसे मैं मशवरा करता हूँ। जो भी मेरी पॉलिसी स्टेटमेंट फिजिकल पॉलिसी पे या रेवेन्यू पॉलिसी पे या इकोनॉमिक पॉलिसी पे आती है, वो उनसे मशवरे के बाद आती है। और वो तमाम वो इकोनॉमिस्ट हैं जो पाकिस्तान में ही प्रैक्टिस करते रहे इकोनॉमिक पॉलिसीज को। तो इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट्स है, देखिए हमारी बहुत सी बातें हुकूमत ने मानी भी हैं लेकिन वो देर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने हुकूमत से कहा था कि 13.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है, उससे ग्रोथ नहीं होगी, आप इसको कम करें। 1.5 साल लगा दिया उन्होंने उसको कम करने में। इसी तरह से हमने कहा था कि आपने जितनी तेजी से रुपये को डिप्रिशिएट किया है उससे जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। यानी कि आपका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव तो ये था ना कि आपकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी एक्सपोर्ट से और उससे आप कंपनसेट करेंगे जो आपको लॉस होगा डिप्रिसिएशन का। वो ग्रोथ नहीं हुई एक्सपोर्ट की, ठीक है। लेकिन आप ये भी भूल गए कि आप ये नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी, यानी कि आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं उसके मुकाबले में। तो अगर आप रुपी डिप्रिशिएट करेंगे तो वो तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी और वही हुआ इन्फ्लेशन बढ़ी उसकी वजह से। तो इसहाक डार की पॉलिसियों से मुझे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इसहाक डार की ये पॉलिसी कि उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन रखा उससे मैं इत्तेफाक करता था, क्योंकि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था हमारी सोसाइटी में। तो आप तो गद्दार हो गए। ये लेवल मुझे मिल चुका है वैसे। गद्दार भी अच्छा, मैं हो चुका हूँ और काफिर भी ठहरा दिया गया हूँ कुछ यहाँ तो पार्टियों यहाँ की तो तरफ से। यहाँ तो जो अच्छे काम भी कर गया उनके नाम लेने भी, उससे भी गद्दार हो जाता है आदमी। अच्छा, कुंडी साहब ये बताइए कि अब आपका ताल्लुक है पीटीआई से या नहीं है, या नहीं, क्या मैं, इसका? मैंने इलेक्शन के सेकंड डे ही छोड़ दी थी पीटीआई, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि अब देखिए मैं पार्टी में इसलिए रहा 2013 के इलेक्शन में जब मुझे उन्होंने टिकट नहीं दिया तो बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आप पार्टी छोड़ दें। मैंने उनसे कहा यार पार्टी छोड़ना तो आसान काम है, ठीक है, और मैं किसी और पार्टी में चला जाऊं। लेकिन असल स्ट्रगल ये है कि पार्टी के अंदर रह के उसे बदलने की कोशिश की जाए। तो मैंने अपने, और जो हमारा ग्रुप था पूरा एक, उसने बड़ी कोशिश की पार्टी को इदारा बनाने के लिए। लेकिन जब 2018 में नजर आ गया कि अब इनकी हुकूमत आ जाएगी, तो उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि इसको पार्टी को इदारा बनाया जाए। तो मैंने सेकेंड डे ऑफ इलेक्शन पार्टी छोड़ दी थी, अनाउंस कर दिया था। और मैं हिस्ब इख्तलाफ का हिस्सा रहा और मेरी कोशिश रही कि मैं सिर्फ तरकीब ना करूं, तजावीज़ भी देता रहूं, और वो आपके सामने है। अच्छा, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पार्टी से रहा है, हमने भी अभी भी बड़ी एफर्ट करी। और क्यों एफर्ट करी? खवातीन व हजरात की एक उम्मीद होती है, एक ख्वाब होता है, और हम मुख्तलिफ शक्लों में और किरदारों में एक उम्मीद बांध लेते हैं कि शायद पाकिस्तान के लिए ये अच्छे होंगे, मसीहा साबित होंगे। ये कयूम साहब का और हमारा अपना कुंडी साहब का और हमारा अलमिया यही रहा है कि उम्मीद के ऊपर हमने पार्टी का साथ दिया था, और अभी भी हम वेल विशर हैं। लेकिन ये बताइए कि कुंडी साहब, आप हो गए, फौजिया कसूरी हो गई, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि पार्टी से ताल्लुक, जस्टिस वजीउद्दीन हो गए, हामिद खान हो गए, पुराने लोगों ने बड़ा किया, अकबर बाबर हो गए, सिंसियर लोग जिन्होंने पार्टी बनाई। हुआ क्या? व्हाट वेंट रॉन्ग? ये खान साहब की अकल पे ताले क्यों पड़ गए? असल में मैं समझता हूँ कि मैं आज भी ये समझता हूँ कि फैसला ठीक था पीटीआई को ज्वाइन करने का, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई का बनना और पीटीआई का हुकूमत में आके नाकाम होना भी एक प्रोसेस है।
इस कौम की एवोल्यूशन का सॉरी, ठीक है ना। तो ये जो हो गया ना कि एक पार्टी जो 20 साल की स्ट्रगल के बाद हुकूमत में आई और वो वादे करती रही मिडिल क्लास से और वो डिलीवर नहीं कर पाई, और मिडिल, देखिए मैं खान साहब को कसूरवार नहीं ठहराता पीटीआई की नाकामी का, मैं पार्टी कारकुन को कसूरवार ठहराता हूँ पीटीआई की नाकामी का, इसलिए कि पार्टी कारकुन ने कार्ड ब्लांच दे दिया खान साहब को, मुकम्मल इख्तियार दे दिया कि आप स्याह सफेद करें, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने वही किया, फिर वो स्याह सफेद करते रहे और उसके बाद नतीजा आपके सामने है कि कौम के लिए आज मुश्किलात हैं। अगर पार्टी कारकुन अपनी आवाज उठाता और खान साहब से मुतालबा करता कि आपने जो वादे कौम से किए हैं पहले पार्टी में करके दिखाए वो, क्योंकि देखिए तो ना जो आप वादे वो कौम से करे थे वो पार्टी में नहीं किए उन्होंने। तो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, बहुत ही आमियाने सी बात है कि क्रिकेट का कैप्टन होना और एक मुल्क का गवर्नेंस में बड़ा फर्क होता है। बहुत फर्क है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने एक दफा खान साहब को मैसेज किया टेक्स्ट पे कि आप क्रिकेट के कप्तान हैं जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपका बर्ताव टेनिस प्लेयर का है जो अकेले खेलता है, ठीक है नहीं, ना। वो मतलब बिल्कुल इसमें सही फरमाया, देखे बिल्कुल ना, सही फरमाया आपने। देखे ना भाई, क्रिकेट का कप्तान है तो उसे 11 खिलाड़ियों को साथ लेके चलना है, उनसे भी परफॉर्मेंस करानी है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो कप्तान कुछ भी नहीं कर सकता, हारेगा मैच। लेकिन टेनिस का प्लेयर तो अकेले ही खेलता है, उसी ने एस करनी है, उसी ने सेट जीतना है, उसी ने गेम जीतना है। तो खान साहब कहते हैं कि मैं क्रिकेट का कप्तान हूँ लेकिन बर्ताव उनका टेनिस के प्लेयर जैसा रहा, तो नतीजा आपके सामने है। अच्छा, तो आखिर के 2 मिनट रह गए हैं कुंडी साहब, मेरा सवाल है, बड़ा तल्ख है। क्या खान साहब नाकाम हो गए? देखिए ना, नाकाम अगर नहीं भी हुए तो अब उनका कामयाब होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें जब आपको हुकूमत मिलती है ना, देखें जब आप हुकूमत बनाते हैं किसी भी मुल्क को आप देख लें तो आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, आप बड़े सख्त फैसले कर सकते हैं क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप वो वक्त गंवा दें और वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को पता चले कि आप गलत फैसले कर रहे हैं, तो फिर लोगों में मायूसी बढ़ जाती है और वो आपसे मायूस हो जाते हैं। मैं अब समझता हूँ कि इस मुल्क के मसाइल का हल ये है कि कौमी सियासी मुज़ाकरात हो, उसमें एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कायम किया जाए, इस पूरे जमहूरिया को चेंज किया जाए, एक नई अवामी जमहूरिया बनाई जाए। उसके अलावा अब कोई चीज़ हल नहीं है। इसके लिए हमने एक नई अवामी जमहूरिया की तहरीक शुरू की है और इंशाल्लाह हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं जिसपे हम अवाम को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए तो बड़े सरमाए की जरूरत है कुंडी साहब, कैसे काम देखिए करेंगे? यकीनन सरमाया भी चाहिए, इसीलिए मैं अपनी एक टीम भी कोशिश कर रहा हूँ डेवलप करने की जो फंड रेजिंग करेगी पार्टी के लिए। लेकिन सिर्फ सरमाया ही नहीं चाहिए। देखिए खान को तो सरमाया मिला ना, कितना सरमाया दिया लोगों ने, दिया ना, लेकिन सरमाया का इस्तेमाल क्या किया खान साहब ने? गलत इस्तेमाल किया। ना पार्टी के दफ्तर बनाए, ना पार्टी की लीडरशिप ट्रेनिंग डेवलप की, ना पार्टी को इदारा बनाने की कोशिश की, तो वो पैसे जाया कर दिए। हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह कौम हमें फंड देगी कि हम एक इदारा बनाए, ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम उस फंड को सही इस्तेमाल करें, पार्टी को एक इदारा बनाएं, पार्टी में एक नई लीडरशिप डेवलपमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी नाकाम हो जाएंगे। और मेरी दुआ भी है और आपसे ये दरख्वास्त भी कि हम पे नजर रखें और हम गलत फैसले करें तो उस पर तनकीद करें, हमें गाइड करें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि एक नया सियासी प्लेटफॉर्म हो जो अवामी भी हो, जो एक इदारा हो, जो नई लीडरशिप डेवलप करे, इस मुल्क को एक नई सिमत में लेके जाए। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाले दिनों में आपसे हम सुनना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई आखिरी पैगाम देना चाहें हमारे सुनने और देखने वालों को तो प्लीज, आपके पास 1 मिनट है, यूर वेलकम। जी। मैं अपनी कौम से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की नाकामी के बाद कौम में मायूसी बढ़ी है। मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि मायूस ना हो। कौमें सदियों में बनती हैं, हमें अभी सिर्फ 74 74 साल हुए बने हुए। हम कौमों की तारीख के हवाले से अभी लड़कपन से टीनेजर उम्र में गए हैं। जो खान साहब का तजुर्बा हमने किया, खासतौर पर मिडिल क्लास ने, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, उन्हें उस तजुर्बे से सीखना चाहिए। अब जो प्लेटफॉर्म बने उसमें वो गलतियां दोहराए ना जो खान साहब की पीटीआई में दोहराई गई हैं। और अगर हम और हमें ये भी उम्मीद है कि अवाम हमें इस बात पर सपोर्ट करेगी कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये इस तरह तरतीब दिया गया है कि लोगों को मुनकसिम रखे, लोगों पर कुछ लोगों का हावी हो, ये बदलना चाहिए। एक सही जमहूरिया बननी चाहिए जिसके 3 टीयर्स हो, मरकज, सूबा और बल्दिया, और उसके अलावा सिविक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए
जो पॉलिसी में पार्लियामान पर प्रेशर डालें और कोशिश करें कि वो सही सिमत में कानून साजी करें। इसी से जमहूरियत मजबूत होगी, इसी से मुल्क एक सही रास्ते पर जा सकेगा। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। ख्वातीन और हज़रात, शहाब करनी को वाशिंगटन से I-95 स्टूडियो से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी खिदमत में एक नए मेहमान और एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।